प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका फिजिक्स गैलेक्सी निहारकर क्लासेज में नीरज गुप्ता के साथ स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने पिछले क्लास में अपवर्तन के विषय में पढ़ा हुआ था और आज हम लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए। तो आप लोग कहते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे अपवर्तन होता है, आपको दिखाई कम पड़ता है। आप ध्यान दे रहे होंगे। ये देखिए, अविलंब से दूर हट रही है ना, नीचे की ओर प्रकाश की किरणें वापस आ रही हैं। दिख रहा ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए, हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे ये स्थिति आ गई क्रांतिक कोण की स्थिति। ये अपवर्तित किरण इधर की ओर झुक रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये झुक रही और ये देखिए यहाँ आप देखिए अपवर्तित किरण झुक रही और ये क्रांतिक कोण जैसी स्थिति आ रही है। और इसके बाद किरण वापस इसी माध्यम में वापस आ रही है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए अपवर्तन हुआ और ये देखिए इसके बाद किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ये ध्यान दीजिए, ऐसे किरण गई, ऐसे। इस प्रकार से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। बच्चों, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ, काफी अच्छा लगा हुआ। और हमने देखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें जल से वायु में जाती हैं तो वो अविलंब से दूर हट जाती हैं। कुछ इस तरह से मैंने फिगर बना दिया है। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपतन कोण आई हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। क्योंकि किरणें जल से वायु में जा रही हैं तो यहां पर जल सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा और वायु विरल माध्यम होगा, जिसे कि हम लोग बोलते हैं रेरर मीडियम। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ध्यान रखिए। तो यहां पर प्रकाश की किरणें आपतित हुई और अविलंब से दूर हट गई। और हमने इस प्रयोग में देखा हुआ कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। और एक विशेष स्थिति ऐसी आती है जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों संपर्क सतहों को छूती हुई प्रकाश की किरणें निकल गई। तो इस स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाएगा। और चूंकि क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल सी से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस आपतन कोण को सी से लिखेंगे और अपवर्तन कोण आर = 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हों तो क्या अपवर्तन कोण 90 अंश से अधिक हो जाएगा? आपने प्रयोग में देखा हुआ, एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ, जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश की किरणें ऐसे छूती हुई निकल गई और ज्यादा एंगल बढ़ाया हुआ तो प्रकाश की किरणें वापस आ गई। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें ज्यादा एंगल पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो प्रकाश की किरणें वापस अपने ही माध्यम में आ गई और अपने ही माध्यम में आ गई। तो इसे कहा जाएगा परावर्तन। क्योंकि प्रकाश संपूर्ण रूप से वापस आ गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण परावर्तन हो रहा है और अपने ही माध्यम में अंदर आ जा रही है, इसलिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई। और इस स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर किरणें परावर्तन के नियम का पालन करेंगी। ये स्थिति हो गई परावर्तन की घटना। ठीक है, क्योंकि
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, इसलिए इसे TIR के नाम से हम लोग जानेंगे। तो यहां पर क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हुई? क्रांतिक कोण क्या हुआ? क्रांतिक कोण प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अभी हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की बात को व्याख्या करेंगे। पहले हम लोग क्रांतिक कोण का मान निकालने का प्रयास करते हैं अपवर्तनांक के पदों में। तो यहाँ पर चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर स्नेल के नियम का पालन होगा, तो मतलब साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू 1n2। तो यहाँ पर पहला माध्यम N1 हमने ले लिया हुआ है और दूसरा माध्यम N2 ले लिया हुआ है। क्योंकि पहला माध्यम N1 सघन माध्यम है, इसलिए हमने इसको ND के नाम से लिखा हुआ, D फॉर डेंसर, सघन। और दूसरा माध्यम विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, इसलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया NR। तो यहां से साइन I अपान साइन R को क्या लिखेंगे? क्योंकि प्रकाश की किरणें यहां पर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए 1n2 लिखा हुआ। तो यहां से n2 अपान n1 इसको लिखा जा सकता है। पहले पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि 1n2 को n2 अपान n1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं और I और R की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया, उसे कहा जाएगा क्रांतिक कोण। तो I को C से रिप्लेस किया हुआ और R के स्थान पर 90 अंश रखा हुआ। तो यहां से क्या हुआ? साइन C अपान R की जगह साइन 90 N2 NR हो गया, N1 ND हो गया। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से क्या हुआ? साइन C अपान साइन 90 की वैल्यू 1 रख दिया हुआ, NR को नीचे ले गए तो क्या हुआ? 1 अपान ND अपान NR। तो यहां से साइन C इज इक्वल टू 1 अपान ND अपान NR को क्या लिखा जा सकता है? RND। मतलब क्रांतिक कोण का साइन 1 अपान डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक कहलाता है। जरा यहाँ पे RND कैसे है, जरा आप लोग इस बात समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था 1n2 को n2 अपान n1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो बाद को है उसको ऊपर, जो पहले है उसको नीचे। तो यहाँ से उसी प्रकार से अगर हम लोग RND लिख रहे हैं, RND को क्या लिखा जाएगा? बाद वाला ऊपर ND अपान NR। तो अगर ND पर NR लिखा हुआ है तो उसको RND लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे साइन C इज इक्वल टू 1 अपान RND आ गया। तो आपने क्रांतिक कोण को अपवर्तनांक के पदों में निकालना सीख लिया हुआ है। तो बस अब हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब यदि हम लोग जल और वायु के युग्म के लिए क्रांतिक कोण निकालना चाहें तो उसका फार्मूला क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, ये वाटर एयर के लिए साइन C इज इक्वल टू होगा 1 अपान RND। मतलब डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक रेयर मीडियम के सापेक्ष है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इनमें से सघन क्या है? इनमें से सघन वाटर है, जल है, और एयर विरल माध्यम है। तो यहां से क्या होगा? तो साइन C इज इक्वल टू 1 अपान सघन माध्यम वाटर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? एयर, हवा के सापेक्ष। और हमको मालूम है ANW हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक
4/3 होता है। इस प्रकार से वाटर एयर के लिए क्रांतिक कोण के लिए sin c इक्वल टू 1/, ये वैल्यू रख देंगे 4/3, तो sin c इक्वल टू 3/4 उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से c इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 आप लोग निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू विश्वास मानो c इक्वल टू आएगी 49 डिग्री के आसपास। तो जल और वायु के युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान 49 डिग्री होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग ग्लास एयर के लिए क्रांतिक कोण निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। अब प्रकाश की किरणें यदि ग्लास से एयर में जा रही हैं तो उस समय हम लोग क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन सी इक्वल टू 1/, डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक रेयर मीडियम के सापेक्ष। तो डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। और हम जानते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चाहे ANG लिखा जाए चाहे NG लिखा जाए, बात एक ही होती है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है ग्लास का, वो 3/2 आएगा, 1.5 आ जाता है। तो यहां से क्या हुआ, साइन सी इक्वल टू 1/3/2 या साइन सी इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो यहां से c इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। अगर आप लोग उसको निकालना चाहें तो ये आएगा करीब 42 डिग्री के आसपास आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग हीरे के लिए भी निकालना चाहें, हीरा और वायु के लिए, तब क्या निकल के आएगा, साइन सी इक्वल टू 1/, डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक मतलब डायमंड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। और ध्यान रखिएगा डायमंड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष कितना होता है, 2.42 होता है, 2.4 ले लेते हैं। तो यहां से साइन सी इक्वल टू आ जाएगा 1/2.4, तो c इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2.4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने जल वायु के लिए क्रांतिक कोण 49 डिग्री निकाला हुआ, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री निकाला हुआ, और हीरा वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री निकाला हुआ। आप लोग ये बात ध्यान दे रहे हैं, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्रांतिक कोण कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्रांतिक कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और ये बात निर्भर भी करता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं साइन सी इक्वल टू 1/RND। आइए देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं जिन पर क्रांतिक कोण का मान निर्भर करता है। तो क्रांतिक कोण पर निर्भरता, क्रांतिक कोण पर निर्भरता। चलिए पहली चीज क्या है, क्योंकि साइन सी इज इक्वल टू 1/RND होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, साइन सी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण घटेगा। तो यही बात यहाँ पर थी, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ा, पानी से कांच को देखा, कांच से फिर हमने देखा हुआ हीरे में देखा हुआ, तो क्रांतिक कोण धीरे धीरे घट रहा है।
अपवर्तनांक बढ़ा तो क्रांतिक कोण घटा। और दूसरा है क्या है, तापमान। ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे माध्यम के कण ऊष्मा के कारण से दूर दूर भागने लगते हैं। जब वो दूर दूर भागते हैं तो क्या होगा, वो माध्यम विरल हो जाएगा, तो इसी कारण से n घट जाएगा, और n घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो इसका मतलब C बढ़ेगा। ताप बढ़ा तो क्रांतिक कोण बढ़ा। तो ये बात आप लोग डायरेक्ट ध्यान दे सकते हैं कि ताप टेम्परेचर बढ़ा, क्रांतिक कोण बढ़ा। अगर आपने पानी को गर्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पानी को गर्म कर दिया हुआ तो क्रांतिक कोण 49 डिग्री से कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, चूंकि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। और चूंकि कॉची का फार्मूला होता है a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर, तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी वैसे वैसे b अपान लैम्डा स्क्वायर घटता जाएगा, और ये घटेगा तो n घट जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा, ये बात आप लोग जान। तो जैसे आपसे कहा जाए प्रकाश की चूंकि तरंग दैर्ध्य कितनी से कितनी तक होती है, VIB/GY/OR 3700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हुआ। ये तरंग दैर्ध्य क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग के लिए ज्यादा होती है, जिसके लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसके लिए अपवर्तनांक कम होता है, तो उसके लिए क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। इसका मतलब लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए लैम्डा ज्यादा, तो क्या हुआ, तो अपवर्तनांक इसके लिए कम हुआ, और अपवर्तनांक कम हुआ तो इसके लिए क्रांतिक कोण ज्यादा हो गया। तो क्रांतिक कोण ज्यादा। यही बात कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाती है कि किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य, किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। हमने यहाँ फटाफट लिख दिया हुआ है, बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य कम होती है तो अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसका मतलब बैंगनी रंग की कांच में चाल कम होती है और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण कम होता है। तो ये सब आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया हुआ किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण ज़्यादा होता है, किस रंग के लिए कम होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ हमने क्रांतिक कोण की डेफिनेशन लिख दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। बच्चों हमने यहाँ क्रांतिक कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है वो लिख दिया हुआ है। जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो माध्यम के कण दूर दूर हो जाएंगे तो माध्यम विरल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। और प्रकाश के रंग पर जैसे VIB/GY/OR है तो उसमें क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिख दिया हुआ है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो वो पूरा का पूरा वापस आ जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब ये 3 स्थितियाँ दिखा दी गई हैं। क्रांतिक कोण से कम अपवर्तन होगा,
क्रांतिक कोण की स्थिति में बिल्कुल ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, यहाँ से बिल्कुल छूती हुई निकल जाएंगी, दोनों सतहों को छूती हुई निकल जाएगी। और इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से सघन माध्यम में वापस चली जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होना क्या चाहिए, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं देखते हैं जिन्हें कि आप लोग जादू समझने लगते हैं। जादू नहीं, विज्ञान होता है। जैसे कि हीरे का चमकना। आप जानते हैं कि जो हीरा है, हीरे की विशेष बनावट होती है कि उसमें कई पृष्ठ होते हैं। तो प्रकाश हीरे पर जब जाता है तो वो हीरे की विभिन्न सतह से लगातार टकराता रहता है और प्रकाश का बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और जब कभी प्रकाश का आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तो प्रकाश की किरणें बाहर निकल आती हैं और हमको हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। अब आप देखिए, एक घटना और है, जल में खाली तरी परत नली का चमकीला दिखाई पड़ना। आपने एक बीकर में पानी भर लिया हुआ है और इसमें आप परत नली को डाल दीजिए। परत नली को आप तिरछा करते रहिए। तिरछा करने पर क्या होगा, परत नली को जैसे ही हमने तिरछा करते गए और एक विशेष आपतन कोण पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और संपूर्ण प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच जाएगा। तो इस कारण से हमको परत नली चमकीली दिखाई पड़ती है। शर्त यह है कि इसके अंदर पानी ना भरे और इसको एक विशेष एंगल तक तिरछा करते रहेंगे। बच्चों, आप ये देखिए, ये खाली परत नली है, ये भी चमक नहीं रही है। जैसे इसको हम लोग पानी में डुबो देते हैं तो ये चमकीली दिखाई देने लगती है, और जैसे इसको तिरछा करते हैं वैसे वैसे एक विशेष कोण पर ये सबसे ज़्यादा चमकने लगती है। तो होता क्या है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पानी से होते हुए परत नली पर जाता है और उसके बाद हमारी आँखों में परावर्तित प्रकाश वापस आता है। और एक विशेष कोण पर जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो प्रकाश अधिकतम हमारी आंखों तक आता है और ये हमको चमकीली दिखाई देती है। इसमें जब पानी से होती हुई प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये परत नली के अंदर की हवा में नहीं जा पाती है, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसी कारण से हमको ये चमकीली दिखाई देती है। अब देखिए, अब नहीं चमक रही है। आपने कभी ध्यान दिया हुआ है, जब कांच चटक जाता है तो चटके हुए हिस्से में वायु प्रवेश कर जाती है, तो प्रकाश कांच से होता हुआ जब वायु में प्रवेश करता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी कारण से हमको कांच में चटकी हुई दरार चमकीली नजर आती है। एक प्रयोग और करते हैं। आप ये देखिए, ये क्या है, काजल लगा हुआ है इसमें, अभी चमक नहीं रहा है। जैसे ही इसको ने पानी में डाल दिया हुआ, क्या ये चमकने लगा? ये चमक क्यों रहा है? आप ये देखिए, हमने इसको पानी में डाल दिया हुआ तो ये चमकने लगा। कारण क्या है? काजल और पानी के बीच में वायु की एक लेयर बन गई है, तो प्रकाश पानी से होता हुआ जो वायु में प्रवेश करता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है जिसे कहा जाता है रेगिस्तान में मरीचिका। इसमें क्या होता है, गर्मियों के समय में पानी होने का भ्रम हो जाता है। होता क्या है कि दूर खड़े पेड़ पौधे या बिल्डिंग वगैरह हमको उल्टी नज़र आती हैं, तो उसमें लगता है कि जैसे कहीं पानी भरा है तभी तो पता उल्टा नज़र आ रहा है। तो होता क्या है, इसमें जब रेत गर्म हो जाती है तो गर्म होकर ऊपर की हो जाती है, तो नीचे की वायु विरल हो गई, ऊपर की ओर थोड़ी सघन और सघन और सघन और सघन, इस प्रकार से सघनता ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। तो हमने यहाँ पर
वायुमंडल की विभिन्न परतें बना लिया हुआ है। इसका अध्ययन ऐसे करेंगे। तो जब किसी पेड़ पौधे से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो नीचे की ओर का माध्यम क्या है, उत्तरोत्तर ये विरल माध्यम मिलता जा रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश की किरणें लगातार अविलंब से दूर हटेंगी, प्रकाश की किरणें लगातार अविलंब से दूर हटेंगी और दूर हटी, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है और हमारी आप पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश पहुंचता है। तो लगता है कि प्रकाश की किरणें पेड़ से न आकर उसके प्रतिबिंब से आ रही हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो यही है रेगिस्तान में मरीचिका। इसी तरह से ठंडे प्रदेशों की मरीचिका भी होती है, वहाँ पर भी हमको पानी के जहाज उल्टे दिखाई पड़ते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ जब जम जाती है तो पानी के आसपास की जो वायु की परतें हैं वो सघन हो जाती है, वायु के कण पास आ जाते हैं और ऊपर की ओर लगातार सघनता घटती जाती है, अर्थात ऊपर की ओर का माध्यम उत्तरोत्तर विरल होता जाता है। अब क्या होता है, अब जैसे जहाज से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार ऊपर की ओर अपवर्तनीकरण से अविलंब से दूर हटती जाती हैं, अविलंब से लगातार दूर हटती जाती हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश की किरण का पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और प्रेक्षक की आंख तक पहुंचता है। तो प्रेक्षक को लगता है कि जहाज नीचे नहीं, जहाज कहीं ऊपर की ओर है। इस प्रकार से पानी का जहाज हमको उल्टा दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं, पानी का जहाज इस प्रकार से उल्टा दिखाई पड़ता है, उल्टा लटका हुआ दिखाई पड़ता है। इसे ही कहा जाता है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु कहा जाता है। ये आपने देखा भी हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया हुआ, ये जो गुलदस्ता है यही है ऑप्टिकल फाइबर। आप ये देखिए, क्या इसमें यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, ये क्यों चमक रहा है, ये क्यों चमक रहा है? क्या बल्ब यहाँ लगे हुए हैं? क्या बल्ब यहाँ तो नहीं लगे हुए हैं, बल्ब इसमें नीचे की ओर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश इन पतले पतले प्रकाशित तंतुओं से लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से टकरा कर ऐसे ऐसे वापस आकर यहाँ पर आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर लाइट जल रही है, जबकि लाइट तो यहाँ पर जल रही है। तो यही है प्रकाशित तंतु। जरा इसके बारे में हम आपको बता दें। आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक नली के रूप में होता है, पतली पतली नलिका के रूप में होता है, और ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। बीच में एक पदार्थ होता है जिसे कि कोड मटेरियल कहा जाता है, और इसके ऊपर जो आवरण होता है, क्लैडिंग होती है, वो विरल पदार्थ की बनी होती है। जो ये कोड है, कोड ये सघन पदार्थ की बनी होती है, सघन माध्यम होता है ये। और जो क्लैडिंग होती है ये विरल पदार्थ का बना होता है। तो होता क्या है, इसमें जब हम लोग प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो चूंकि प्रकाश यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में एक ऐसे कोण पर आपतित होता है जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वो लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता रहता है। और इस प्रकार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा के हानि के
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, कि जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया हुआ था कि पतले पतले तंतुओं में किस प्रकार से लाइट पहुंच गई गुलदस्ते में। तो ऐसे ही होता है, अगर हम लोग किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना चाहते हैं, तो अगर हम लोग डाटा को ऑप्टिकल सिग्नल्स में, मतलब प्रकाशीय सिग्नल में चेंज कर लें और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजें, तो वो इस प्रकार से जाएंगे। तो सिग्नल इस प्रकार से जाएंगे और बिना किसी ऊर्जा के हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि प्रकाश का वेग काफी तीव्र होता है, इसी कारण से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। तो आपने देखा हुआ कि आजकल जमीन के नीचे वायर, मोटे मोटे पाइप बिछा दिए जाते हैं, इसके अंदर एक पतला तंतु होता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो वहां पर इन तंतुओं को बिछा दिया जाता है और डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी आसानी से भेजा जा सकता है और डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी जल्दी से भेजा जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर आजकल सूचना की क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। और अगर हम लोग एक युक्ति और बनाना चाहें, जैसे कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और हम प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर लें और ऑप्टिकल फाइबर का जाल इस प्रकार से कमरे के अंदर जगह जगह पर बिछा दिया जाए, तो यहां पर सूर्य की रोशनी आएगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर ले जाए। तो अगर अंधेरा भी होगा तो अंदर क्या होगा, हमको रोशनी मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। तो यही है ऑप्टिकल फाइबर की क्रांति। तो बच्चों, आज हमने क्रांतिक कोण को पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जाना और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं जानी हुई। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन इन महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।